हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कंपोनेंट्स की, या ये कह लीजिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या ब्रांचेस हैं या क्या कंपोनेंट्स हैं। मीन्स वो पॉलिसी जो 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्टली एलपीजी से कंसीडर करते हैं। एंड एलपीजी हियर नॉट रेफर टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बट स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये एक्चुअल में ये फैक्टर्स या कंपोनेंट्स जो हैं एनईपी के, ये कैसे मदद करी इन्होंने, जो पहले कहीं ना कहीं क्राइसिस थे उनको रिजॉल्व करने में किस तरीके से ये हेल्पफुल रहे, तो इनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट लिबरलाइजेशन की। तो जैसे कि टर्म अपने आप में अपना मीनिंग को क्लियर करता है, लिबर्टी से एक्चुअल में ड्राइव करा गया, लिबरल मीन्स फ्रीडम। तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से या जो एनईपी का ये पार्ट था, ये फैक्टर था, इसका मकसद था कि जो भी हमारा इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ्री करना, लिबरलाइज करना, कि किस चीज़ से फ्री करना या फ्रीडम प्रोवाइड करना, जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस थी। मतलब 1991 से पहले जो हमारी इंडियन बिजनेस थे या वी कैन से इंडस्ट्रीज थी, उन पर बहुत तरीके से रेगुलेशंस थे, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन थी, तो उनको क्या करा गया, रिड्यूस करने के लिए लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया। सो लिबरलाइजेशन किससे कंसर्न है या इसका मकसद क्या है कि बिजनेसेस से और एक्चुअल में इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन को हटाना। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंट्रोल फ्री कर देंगे या रेगुलेट नहीं करेंगे। अगर रेगुलेशन नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगी, कंट्रोल नहीं करा जाएगा, तो बहुत और अदर चांसेस की प्रॉब्लम जो है, अदर अलग अलग वी कैन से टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अराइज होना या अकर होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए क्या करा कि कंट्रोल को रिड्यूस ज़रूर करा, जो बेवजह के जो कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन थे उनको रिड्यूस करने से कंसर्न है। हालांकि अगर हम बात करें कि किस तरीके से या किन कंट्रोल्स को रिड्यूस करा गया जो अननेसेसरी थे, या क्या ऐसी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको हटाया गया लिबरलाइजेशन की मदद से। सो क्या करा गया, सबसे पहला पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को एबोलिश करा गया। मीन्स हालांकि पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं करा गया। मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज पहले क्या था कि आपको कोई भी कमर्शियल बिजनेस सेटअप करना है, कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो एक लाइसेंस चाहिए होता था, मतलब कंपलसरी लाइसेंसिंग राज सिस्टम था। लेकिन जैसे ये सिस्टम चल रहा था तो उससे कहीं ना कहीं एक ये था कि आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, फोर्स क्रिएट कर रहे हो, एक कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन थी कि आप हर किसी को फोर्स कर रहे हो कि अगर वो किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहता है तो उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करा गया, इसी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करा गया। मतलब जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे से लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज आज के टाइम में भी ऐसी हैं जो लाइसेंसिंग के अंडर काम कर रही हैं या जहां कंपलसरी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए वी कैन से इम्पॉर्टेंट भी हैं और डेंजर भी क्रिएट कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ऐसे हमारी लिकर इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्चुअल में इनके लिए क्या है, लाइसेंस कंपलसरी है। हालांकि जब 1991 में पॉलिसी आई थी तो इनिशियली 14 इंडस्ट्रीज़ थी, फिर कम हुई, अब एक्चुअल में क्या है 5 इंडस्ट्रीज़ ही रह गई हैं। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट, और क्या फ्रीडम दी गई कि एक्चुअल में जो स्केल ऑफ बिजनेस था उसको डिटरमाइन करने का राइट जो है वो इंडस्ट्रीज को दिया गया, बिजनेस एंटिटीज़ को खुद प्रोवाइड करा गया कि मीन्स खुद अपने बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है वो आप ओन बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। वरना पहले ऐसा था, अगर आप जनरली एक मीडियम स्केल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड फिर आप उसको लार्ज स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप लार्ज में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सो उसके लिए हमें क्या था, एक कंट्रोल था, या मतलब गवर्नमेंट थी एक्चुअल में क्या था, डिसाइड करती थी। अगर आपने स्केल ऑफ बिजनेस को चेंज करना है या स्केल ऑफ ऑपरेशन को एनलार्ज करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता था, आपको परमिशन चाहिए होती थी, जो कहीं ना कहीं ख़त्म करा गया 1991 के अंदर। इसके अलावा जो भी कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ बनाते थे या सर्विसेज रेंडर करते थे, तो जो प्राइसेस हैं कि किस प्राइस में आप गुड्स मार्केट में प्रोवाइड करोगे, कंज्यूमर को किस प्राइस में दोगे, सर्विस रिसीवर को सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करोगे, ये भी डिसाइड करती थी गवर्नमेंट। लेकिन 1991 के अंदर क्या करा गया, इस कॉन्सेप्ट को भी फ्री रखा गया। प्राइसेस जो है गुड्स एंड कमोडिटीज़ या सर्विसेज के रिगार्डिंग वो डिटरमाइन करने की जो एक फ्रीडम है वो इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस एंटिटीज़ को प्रोवाइड करी गई। बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि बिजनेसमैन किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो अगर एक्चुअल में क्या है वो कमोडिटी के प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो अपने लिए प्रॉफिटेबल स्टैंडर्ड खुद
ओन बेसिस पर इटसेल्फ डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक्चुअल में क्या था, प्रॉब्लम थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था, एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी इंडस्ट्रीज। तो क्या डिसाइड करा गया कि जो भी फ्रीडम है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन करने के रिगार्डिंग, वो भी हम किसको देंगे, बिजनेस एंटिटीज़ को देंगे। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि मतलब आप इन कमोडिटीज़ को इस मार्केट में नहीं बेच सकते या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं बेच सकते हो। मतलब जो मूवमेंट था या मोबिलिटी के रिगार्डिंग, जो गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग एक रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब एक फ्रीडम नहीं थी कि जहां आप चाह रहे हो कि जिसको भी आप सामान बेचना चाह रहे हो, जिस भी कंट्री को या जिस भी रीजन में, तो आप फुली इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। मतलब बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं, बिजनेस कंसर्न हैं, वो इस चीज़ को अपने बेसिस पर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। ये एक रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन लिबरलाइजेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव करना या रिड्यूस करने से था। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को लेकर, उसको भी रिड्यूस करा गया, उसको भी ख़त्म करा गया। इसके अलावा जो एक्चुअल में टैक्स रेट्स थे, मतलब टैक्सेशन बहुत हाई था, टैक्स रेट बहुत हाई थे, तो टैक्स रेट्स में भी रिडक्शन करा गया इन ऑर्डर टू मोटिवेट और इन ऑर्डर टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द मार्केट के ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा एक्चुअल में क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं स्टैंडिंग इंप्रूव होनी चाहिए। तो उसके लिए जो टैक्स रेट था उसको कम करा गया ताकि आप लोगों को और मोटिवेट कर सकें। इसके लिए जो इसके साथ साथ जो हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था, तो जो काफ़ी डिटेल था। मतलब अगर आपने किसी कंट्री से परचेज करनी है या आप किसी कंट्री को अपना सामान बेचना चाहते हो, तो उसके लिए जो एक प्रोसेस था, एक प्रोसीजर था, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करा गया, क्योंकि अगर इतना जब देखा गया कि बहुत डिटेल प्रोसेस था, तो कहीं ना कहीं लोग या तो एक्चुअल में क्या है, अगर जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, हालांकि उस पर रिस्ट्रिक्शन थी लेकिन फिर भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, या अगर आप एक्चुअल में क्या है, अगर आप कोई चीज़ सरप्लस में बना रहे हो और उसकी डिमांड फॉरेन मार्केट के अंदर भी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी है, लेकिन डिटेल प्रोसेस की वजह से आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए क्या करा गया, जो प्रोसेस था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मतलब फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, उसको सिंप्लीफाइड करा गया। एंड फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के पीछे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, और इसकी वजह कई सारे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस क्यों आई, इसके अपने अपने रीज़न है कि पब्लिक सेक्टर लॉस में रनिंग कर रहा था, लॉस में जा रहा था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो फॉरेन मतलब हमें रिजर्व मेंटेन करना था, हमें इनफ्लो ज़्यादा जनरेट करना था, तो उसके लिए जो फॉरेन कैपिटल है इस पर एक्चुअल में क्या करा गया, फ्रीडम प्रोवाइड करी गई। मतलब फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ थी उनको क्या कर दिया, लीनियंसी प्रोवाइड करी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल अपनी कंट्री में अरेंज कर सकें। सो ये है लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो मेनली कंसर्न है कि जो भी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस है उनको क्या करना, रिमूव करना, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो बहुत कह सकते हैं ओपनली या बिना किसी ज़्यादा बेवजह की बंदिशों के काम कर सकें। सेकेंड कॉम्पोनेंट था स्टूडेंट पी, मीन्स प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेटाइजेशन मेनली कंसर्न था कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना एंड अल्टीमेटली या वाइस वर्सा फॉर्म में कहें पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करने से था। और पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस करने के रिगार्डिंग क्यों ये एक पॉलिसी बनाई गई, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किस में रन कर रहे थे, लॉस में ऑपरेट कर रहे थे, मतलब काफ़ी नुकसान हो रहा था और बहुत और इसकी वजह क्या थी, क्यों नुकसान में जा रहे थे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। तो किससे कंसर्न है, इसका मकसद है ग्रेटर रोल प्रोवाइड करना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, जिस तरीके से मतलब इस लिहाज से कि जो हमारी इकॉनमी है वो बिल्डअप कर सके, वो इम्प्रूव हो सके, एंड पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना, एंड पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना। किस सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना, पब्लिक सेक्टर। ओके, अब इसके लिए क्या करा गया, मीन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या करा गया। एक्चुअल में इस पॉलिसी के अंदर 1991 की पॉलिसी के अंदर दोबारा से जो रोल था वो पब्लिक सेक्टर का डिसाइड करा गया, क्योंकि पहले मेजॉरिटी ऑफ रोल या ग्रेटर रोल परफॉर्म करी थी हमारी पब्लिक सेक्टर, लेकिन 1991 और एक स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट दैट इज प्राइवेटाइजेशन, उसके अंदर पब्लिक सेक्टर के रोल को दोबारा से डिफाइन करा गया और एक्चुअल में एक प्लैंड डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को क्या करा, इस्तेमाल करा गया। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पब्लिक सेक्टर के
शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को क्या करा जाता है, सेल करा जाता है। या डिसइन्वेस्टमेंट यूँ समझ लीजिए एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है जहाँ पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में। ओके, और इसके लिए क्या होता है, मतलब कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इसके लिए जनरली क्या है, या किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आप ट्रांसफर करोगे, किन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स को आप जनरली प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए एक बोर्ड सेटअप करा गया है जिसका नाम है BIFR, मीन्स बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक ऐसा बोर्ड है जो डिटरमाइन करेगा कि किन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जाना है और किसको नहीं जाना। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या है, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना एंड पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना, और इसके लिए एक रूट है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। और कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट में जाएंगी ये डिसाइड करने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है BIFR, मीन्स बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज G, मीन्स ग्लोबलाइजेशन। नाम से ही पता चले सब ग्लोब होता है, सैंपल ऑफ वर्ल्ड है, उसमें आप सारी वी कैन से कंट्रीज, पूरी दुनिया एक्चुअल में उसमें कंबाइंड है, एक सैंपल फॉर्म में हमारे पास है। सो ग्लोबलाइजेशन का मकसद भी यही है कि जो भी डिफरेंट इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की उनको इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना बाय एस्टैब्लिशिंग ट्रेड रिलेशन को एस्टैब्लिश करके। ओके, क्योंकि अगर जनरली वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, तो इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम ईजी बना सकते हैं, मतलब फ्री फ्लो होगा। कोई भी एक्चुअल में क्या है, इकोनॉमी में किसी चीज़ की स्कार्सिटी है वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी इकोनॉमी से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर है कि मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की स्कार्सिटी है। जैसे अगर हम बात करें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, वो हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब एक्चुअल में उसकी बहुत डिमांड तो है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम गल्फ कंट्री से परचेज करते हैं। तो मतलब किसी चीज़ की स्कार्सिटी होगी तो उस रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई करेंगे किसी दूसरी कंट्री से। ऑन दी अदर हैंड हमारी कंट्री हमेशा से एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वी कैन से अच्छा प्रोडक्शन करती है, तो उन सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, क्योंकि वो सरप्लस में है। तो एक्चुअल में अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, हम फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को, कैपिटल को भी, मतलब पैसे को भी। अगर हम जनरली क्या है किसी दूसरी कंट्री की मार्केट में, दूसरी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसा ही सेम दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मीन्स कैपिटल भी और टेक्नोलॉजी भी क्या करी जा सकती है, ट्रांसफर करी जा सकती है। टेक्निकल इंप्रूवमेंट अगर आपने अपनी कंट्री के अंदर लेकर आने हैं इन ऑर्डर टू मेक योर नेशन अ डेवलप्ड वन, तो एक्चुअल में क्या करोगे, आप डेवलप कंट्रीज को देखोगे कि वो किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं और आप उनको परचेज भी कर सकते हो, और ये किसकी बेसिस पर पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन। और एक्चुअल में इस ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए या डिफरेंट इकोनॉमी से कैसे हम इंटीग्रेट हो सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक्चुअल में एक पॉलिसी बनाई, मतलब जैसे पॉलिसी थी फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग कि एक्चुअल में हमें फॉरेन ट्रेड तो करना है, मतलब फ्री फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है तो ये हमें क्या करना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करनी है, बट मेक श्योर कि इंपोर्ट हमारी एक्सेस में नहीं जानी चाहिए एक्सपोर्ट से, मतलब इंपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब क्या है, फॉरेन हमारे यहाँ आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, फर्दर जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वो अराइज हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करा, साथ के साथ एक ऐसी पॉलिसी भी बनाई जहाँ पर इंपोर्ट को थोड़ा कंट्रोल करने के कॉन्सेप्ट को भी वी कैन से स्पेसिफाई करा गया कि कैसे हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री फ्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपनी कंट्री से और कंट्री में और एक्सपोर्ट आपकी नहीं हो रही, तो एक्चुअल में क्या ये इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करा, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई इंपोर्ट को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग। ओके, और इसके लिए जनरली क्या करा गया, लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, मतलब अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ताकि पता रहे कि कितनी इंपोर्ट हो रही है या किन सर्टेन कमोडिटीज़ की हो रही है। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन मतलब ड्यूटीज़ लगाई गई कि एक्चुअल में अगर आप दूसरी कंट्री से परचेज करोगे तो आपको जनरली क्या है, सर्टेन ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी। एक तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपने क्या करनी है, वी कैन से बियर करनी पड़ेगी, देन शिपिंग चार्जेस एंड देन जो ड्यूटीज़ उस पर लगाई जा रही हैं वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, बीइंग अ कंज्यूमर या बीइंग अ परचेजर अपने क्या बियर करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में जब चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम दूसरी कंट्री से मतलब इंपोर्टेड कमोडिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, बाहर से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन,
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि हम दूसरी कंट्री से कोई भी सामान इतने सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा अमाउंट में नहीं खरीद सकते। और ये इसलिए रखा गया ताकि इंपोर्ट को रेगुलेट करा जा सके, क्योंकि अगर इंपोर्ट को रेगुलेट नहीं करोगे, अगर इंपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, फर्दर वही सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो जो 89 और 90 के टाइम पीरियड में थी, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस अकर हो गए थे। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन में हालांकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या हम कह सकते हैं ट्रेड रिलेशन को इंप्रूव करने की बात थी, या मेन कॉन्सेप्ट ही यही था, मकसद ही यही था, लेकिन एक लिबरल स्ट्रिक्ट इंपोर्ट पॉलिसी के साथ साथ इसको क्या करा गया, मेंटेन करा गया। तो ये थे स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिनको हम शॉर्टली LPG के नाम से जानते हैं, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये था इनका डिटेल मीनिंग। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इससे कोई भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है, या तो शॉर्ट वी कैन से आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा, या फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये मिल सकता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।